क्या हाल है सोनियो। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। भाई आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो लोग यूएस ट्रैवल वीज़ा पर या किसी और वीज़ा पर किसी तरीके से आते हैं और वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपना स्टेटस इनटू वर्क वीज़ा। क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं उनसे लीगल एडवाइस लूँ कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर इन इंजीनियरिंग और 5 इयर्स का टेक्निकल एक्सपीरियंस है और मैं रोबोटिक्स फील्ड में सेम कंपनी पे यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वीज़ा की कौन सी कैटेगरी सूट करेगी, H1B, O1 या L1? आप सोच रहे होंगे ये तो फिर आप अपने हिसाब से जो है वो एडवाइस लेने जा रहे हैं। हमारे लिए इसमें क्या है भाई, मैंने 16 ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि बिल्कुल आपसे रिलेटेड होंगे कि आप किस तरीके से अपना स्टेटस कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा पर। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पर और अब मैं यहाँ पर गाड़ी को पार्क करता हूँ और फिर उनको कॉल करके मिलते हैं उनसे उनके ऑफिस या फिर यहाँ पर नियर बाई कैफ़े में। अच्छा जी, तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रही उनके साथ और काफ़ी टाइम लग गया मुझे। उन्होंने काफ़ी सजेशंस दी मुझे मेरे स्टेटस के बारे में और उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊँ। तो चलिए एक-एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल ये था कि क्या मैं अपना स्टेटस फ्रॉम ट्रैवल वीज़ा टू कन्वर्ट कर सकता हूँ वर्क वीज़ा में? हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और उसके लिए फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, जैसा कि आप L1 कैटेगरी में जा सकते हैं, जिससे ये होता है कि आप सेम कंपनी में यहाँ पर आएंगे। फिर H1B में जा सकते हैं। H1B में ये होता है कि वहाँ पर फिर लिमिटेड सीट्स होती हैं। और फिर इसके बाद फिर आप जा सकते हैं O1 में, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कि आपको एक्स्ट्रा स्किल्स शो करने पड़ते हैं अपने। और अगर आप ऑलरेडी किसी वर्क वीज़ा पर हैं तो आप फिर EB1, EB2 और EB3 वीज़ा पर जा सकते हैं। और EB1 में फिर सब कैटेगरीज़ भी होती हैं, B and C, A, B कैटेगरी है। तो EB कैटेगरी से रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, जो आप देख सकते हैं। और एक्चुअली अब मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं किसी जगह पर रुकता हूँ बिकॉज इट्स नॉट सेफ़। तो फिर बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि मैं किन वीज़ा कैटेगरीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ और उनकी क्वालिफ़िकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। भाई 3 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप ट्रैवल वीज़ा से स्टेटस चेंज कर सकते हैं वर्क वीज़ा में, H1B, L1 और O1। H1B जो होता है वो एक क्वालिफाइड पर्सन की वीज़ा कैटेगरी होती है। उसके लिए जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अलावा फिर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एक जॉब ऑफ़र लेटर हो फ्रॉम यूएस कंपनी, वो फिर आपके लिए एक पिटीशन फाइल करेगी। वो जब अप्रूव हो जाएगी फिर आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसमें एक मसला है, वो ये कि इसमें लिमिटेड कोटा होता है और जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको वीज़ा मिल जाता है, जो रिजेक्ट होते हैं वो फिर नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। बाकी जो 2 वीज़ा कैटेगरीज़ हैं L1 और O2, इसमें फिर ये कोटा वाला सिस्टम नहीं है, इसमें अनलिमिटेड होता है। तो आप इसमें अप्लाई करें तो उसमें फिर आपको पता चल जाता है और आप बार बार भी कर सकते हैं। L1 में ये होता है कि वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है कि आपकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल है, उसका यूएस में कोई ऑफिस है और आपने लास्ट 3 ईयर्स में 1 ईयर उस कंपनी में काम किया और फिर आप यूएस वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो आप L1 में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका L1 का एक नुकसान ये है कि फिर अगर आप यूएस में आकर किसी और कंपनी में स्विच करना चाहें तो फिर आपको पहले एग्ज़िट करना पड़ेगा। और अब आ जाते हैं जी O1 में। O1 होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी की कैटेगरी, ठीक है। उसमें ये अब ये कि कंपटीशन टफ़ होगा डेफिनेटली। वहाँ पे प्रोफेसर्स भी अप्लाई करते हैं क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, सेकेंडली पब्लिकेशंस हैं, फिर उनकी साइटेशन भी है। तो इस तरीके से अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिर आपने अपनी एबिलिटी को शो करना होता है। अब लॉयर तो मुझे भी कह रहा था कि मैं आपकी जो है वो ओ कैटेगरी के हिसाब से फ़ाइल तैयार कर सकता हूँ, लेकिन देखें लॉयर का तो काम है, उनको तो कैंडिडेट्स चाहिए ताकि वो उनसे अर्न कर सकें और फिर वो केस बना के अप्लाई कर सकें। लेकिन रिस्क तो आपका है ना कि आप उसमें अप्लाई करते हैं, आपने सारे वो ड्यूज़ वगैरह देने हैं, फिर उनकी लीगल फ़ीस भी देनी है। तो सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सेस कर लेना है, उसके बाद लीगली किसी को हायर करना है। थर्ड क्वेश्चन था कि B1 B2 वीज़ा को अगर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। भाई उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला ये कि आपके पास यूएस कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए। दूसरा, वो आपके लिए I-129 पिटीशन फाइल करेगी USCIS डिपार्टमेंट में। USCIS डिपार्टमेंट होता है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो उसमें उसने पिटीशन फाइल कर दी। उसके बाद थर्ड
जब उसने पिटीशन फाइल कर दी, फिर साथ ही वो आपका स्टेटस ऑफ चेंज मतलब वर्क वीज़ा में जो उसका स्टेटस चेंज के लिए भी अप्लाई कर देगी USCIS डिपार्टमेंट में। और फोर्थ ये होता है कि वेट फॉर अप्रूवल। अब इस प्रोसेस को अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो सेवरल मंथ्स लग जाएंगे, और अगर आप इसकी प्रीमियम मतलब ये है कि प्रोसेस से जाते हैं तो फिर आपको विद इन 15 डेज़ जो है आपको आंसर मिल जाएगा। चौथा सवाल जो मैंने पूछा वो ये कि क्या वर्क वीज़ा में कोई कोटा सिस्टम होता है, तो हाँ जी भाई होता है। H1B में 85,000 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं हर साल, जिनमें से 20,000 वो होते हैं जिन्होंने यहाँ US में कुछ डिग्रीज हासिल की होती हैं, जैसा कि मास्टर या बैचलर। तो बाकी जो 65,000 होते हैं वो फिर होता है रेगुलर, मतलब सारे उसमें अप्लाई करेंगे और 65,000 ही इस साल सेलेक्ट होंगे, और बाकी फिर वो रिजेक्ट होंगे तो फिर वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह उनका सिस्टम होता है। बाकी L1 में और O1 में कोई कोटा सिस्टम नहीं है, उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं और सबको उनका आंसर मिलता है, सिलेक्शन हो सकती है सबकी। पांचवा सवाल जो मैंने पूछा कि यार इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने रिसोर्सेज होते हैं ना हम इतना वेट कर सकते हैं, तो कितनी ड्यूरेशन में जो है हम मिनिमम ड्यूरेशन में कोई काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लेकर आएँ। तो भाई H1B जो है उसमें जो अप्लाई करने की ड्यूरेशन है और उसमें रिप्लाई आने की ड्यूरेशन है वो है 4 to 8 मंथ्स, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। लेकिन अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप की तरफ जाते हैं तो विद इन 15 डेज़ आपको आंसर मिल जाता है। तो सिमिलरली फिर L1 में भी यही है, और फिर O1 में भी ऐसा ही है कि अगर आप रेगुलर जाते हैं तो फिर आपको इतना मंथ्स लग सकते हैं, और अगर आप फिर उनकी प्रीमियम मेंबरशिप लेंगे तो फिर आपको मतलब ये है कि विद इन 15 डेज रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन अब मसला ये है कि उनकी जो मतलब प्राइस होती है रेगुलर की वो होती है हंड्रेड्स में, और अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं तो वो थाउजेंड्स में चली जाती है। तो यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या मैं जब मेरी पिटीशन पेंडिंग है तो मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ। भाई अगर आप B1 B2 से स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो आप लीगली तो यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑलरेडी H1B पर थे और आप किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर आप वहाँ काम स्टार्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, और आप इवन के एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी H1B कैटेगरी के वीज़ा पर हों। लेकिन अगर आप B1 B2 से जाएंगे वर्क वीज़ा में तो फिर जब तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती तो आप लीगली कोई काम नहीं कर सकते। 7वें नंबर पर सवाल था वो ये था कि क्या US कंपनी का जॉब ऑफ़र लेटर ज़रूरी है। क्या कोई ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जिसमें मैं विदाउट एनी जॉब ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकूं। देखिए अगर आप H1B में जाना चाहते हैं, L1 में जाना चाहते हैं या O1 में, तो जॉब ऑफ़र लेटर होना तो कंपलसरी है। इसके अलावा EB2 में आपके पास एक नेशनल इंटरेस्ट वेवियर प्रोग्राम होता है, उसमें आप विदाउट एनी जॉब ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको जॉब ऑफ़र लेटर की ज़रूरत होगी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द पाथ टू द ग्रीन कार्ड फ्रॉम वर्क वीज़ा। देखें जब आपके पास यहाँ पर वर्क वीज़ा आ गया तो आप 3 EB कैटेगरीज़ में अप्लाई करके ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं, और EB कैटेगरीज से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जो कि आप ज़रूर देख लें, लेकिन मैं ब्रीफली उसको दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि EB1 में आप अप्लाई कर सकते हैं जो होती है जी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटीज़ के लिए पर्सनस के लिए, जैसा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है और डिग्री भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर होती है जी EB2 मतलब उन लोगों के लिए जिनके पास एडवांस डिग्रीज़ हों तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर होती है EB3 जो कि स्किलफुल वर्कर्स के लिए, जिनके पास क्वालिफ़िकेशन ना हो लेकिन कोई स्किल हो, या फिर उनके पास कोई सर्टिफिकेशन हो या ना हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका फिर जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी लेंथी हो सकता है। और अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो किस तरीके से आपका स्टेटस चेंज करेगा ग्रीन कार्ड में, या किस तरीके से अप्लाई करेगा, तो उसको ये होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो लेबर है यहाँ पर DOL उसको कहते हैं, तो वहाँ उसको पिटीशन फाइल करनी होती है पर्म के नाम से, ठीक है। वो मतलब होता है कि एक प्रोग्राम होता है इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट का, ठीक है। तो उसने उसमें पिटीशन फाइल कर दी, और फिर इसके अलावा जो है ना उसने फिर USCIS में एक पिटीशन डालनी होती है I-140 के नाम से, ठीक है।
तो जब वो अप्रूव हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या मैं जो ग्रीन कार्ड है वो सिर्फ वर्क वीज़ा की परमानेंट कैटेगरीज में अप्लाई करके हासिल कर सकता हूँ या कोई और ऑप्शंस भी हैं? जी बिल्कुल, और ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पर होते हैं जी फैमिली स्पॉन्सरशिप, ठीक है। अगर आपकी वाइफ जो है वो यहाँ पर यूएस नेशनल है, वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। या फिर अगर आपका कोई बच्चा यहाँ पर पैदा हो गया तो वो कुछ सालों के बाद, मतलब जब वो जवान होगा 21 ईयर्स के बाद, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती है EB-5 की। और इसके अलावा फिर और 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अजाइलम और डाइवर्सिटी वीज़ा की। लेबर सर्टिफिकेशन जो है वो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फिर से वो स्टेप आ जाता है। तो क्या कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज़ हैं जिसमें लेबर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े? जी बिल्कुल है। आप EB-1 में जब अप्लाई करते हैं तो आपको लेबर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें आप फिर आपने अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटी शो करनी होती है। और EB-2 जो कैटेगरी है उसमें ज़रूरत होती है अनटिल अनलेस आप नेशनल इंटरेस्ट वेवियर जो NIW प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करें और आप सेलेक्ट हो जाएं, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी EB-3 में जो कि वर्कर्स की कैटेगरी होती है, स्किलफुल या फिर उनके पास जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसके लिए फिर लेबर वर्क की मतलब उन पटिशन की ज़रूरत होगी। एक और सवाल जो मैंने पूछना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैरिड होते हैं, तो क्या मैरिड लोग जो हैं वो भी अपनी वाइफ या बच्चों को ग्रीन कार्ड दे सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं ग्रीन कार्ड के लिए तो आपकी स्पाउस को और आपके उन बच्चों को जो कि 21 ईयर एज से छोटे हैं, ठीक है, मतलब वो 21 साल के नहीं हुए अभी तक और अनमैरिड हैं, तो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और फिर अगर आप जस्ट वर्क वीज़ा पर हैं जैसा कि H1B पर, तो फिर वो डिपेंडेंट वीज़ा पर अप्लाई कर सकते हैं H4 एंड L2। अच्छा, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ और बाकी बातें फिर हम वहाँ चलकर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन जो सबके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जो कि मेरे लिए भी था, कि यार ये जो लॉयर हैं ये कितनी लीगल फ़ीस चार्ज करते हैं टू पुट अप द केस। और वर्क वीज़ा और जो हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उनकी जो फिक्स्ड गवर्नमेंट की फ़ीसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कितनी होती हैं? तो ये तो इतनी सारी हैं, अगर मैं ना लिखता तो मुझे बिल्कुल भी याद ना रहती भाई। फॉर H1 वीज़ा जो कि टेम्परेरी वीज़ा होता है, उसके लिए जो लीगल फ़ीस लॉयर चार्ज करता है, एक्चुअली डिपेंड करता है आपके केस पर भी और किस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज 2000 से लेकर $6000 तक ये चार्ज करते हैं। हो, इनसेन। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की फ़िक्स फीसेस हैं वो तो इतनी सारी हैं भाई। $460 तो वो आपने जब पिटीशन फिलअप करनी है I-129 इन USCIS डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपने देनी है जी $460। और उसके बाद जो $500 आपको पे करने पड़ेंगे फ्रॉड प्रिवेंशन के, कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं है, वो इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो भी हमसे चार्ज करेंगे भाई। और फिर उसके बाद $750 से लेकर $1500 तक ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो इसकी रेंज होती है $750 से $1500 तक ये चार्ज करते हैं जी। ACWIA, ठीक है, ये क्या चीज़ है जी? अमेरिकन कंपेटिटिवनेस वर्कफोर्स इम्प्रूवमेंट एक्ट है जी, उसकी ये फ़ीस चार्ज करते हैं ये, टू मच। और उसके बाद फिर ये तो हो गया रेगुलर। अगर आप प्रीमियम इनकी प्रोसेसिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस होती है जी $2500। अगर आप ये अवेल करते हैं तो विद इन 15 डेज़ आपको रिप्लाई आ जाता है आपके केस का। तो अगर आप ये नहीं अवेल करते तो फिर आपको जो रेगुलर टाइम है 4 to 8 मंथ्स उसका वेट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जी ग्रीन कार्ड के लिए कितनी ही फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। अगर आप EB-2 में अप्लाई करते हैं या EB-3 में, तो सबसे पहले तो आपको जो है वो लेबर सर्टिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और उसकी जो वो डिपेंड करती है एक्चुअली केस टू केस, तो उसकी कोई फ़िक्स प्राइस जो है वो नहीं होती, तो वो आपके केस के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। और उसके बाद फिर जब आप फॉर्म या पिटीशन डालते हैं I-140, तो उसकी जो फ़ीस होती है $700, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेटस ऑफ एडजस्टमेंट के लिए फ़ीस होती है वो भी आपने डालनी होती है, ठीक है। उसके लिए जो पिटीशन होती है वह उसको कहते हैं I-485, ठीक है, जो कि आपका स्टेटस एडजस्ट होगा फ्रॉम B1 B2 टू वर्क वीज़ा। तो उसकी जो फ़ीस होगी वो $1140। और फिर बायोमेट्रिक्स की भी यहाँ पे वही फ़ीस होती है, वो होती है $85। तो ये जो चीज़ें हैं फिर वो चार्ज होंगी आपके जब आपका ग्रीन कार्ड अप्लाई होगा।
तो टोटल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब आप वर्क वीज़ा या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वर्क वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है पासपोर्ट, फिर जॉब ऑफ़र लेटर, और उसके अलावा फिर डिग्री सर्टिफिकेट्स हो गए आपके, ट्रांसक्रिप्ट होगी, फिर रेज्यूमी होगी, और फिर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जैसे कोई हो गया आपका एक्सपीरियंस हो गया, या फिर कोई अवार्ड वगैरह इस तरह के जो आप साथ अटैच करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा ना, कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपना जो है वो केस बनाएंगे उस हिसाब से ना। और उसके बाद फिर आपका एम्प्लॉयमेंट जो रिकॉर्ड है वो आपको चाहिए होगा, कि आपने यूएस में जो काम किया है, कहाँ कहाँ काम किया है, ये सारा जो है एक्सपीरियंस आपने वहाँ पर शो करना है। उसके अलावा फिर टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि आपने जो टैक्स यहाँ पर पे किया है, आपकी सैलरी से जो डिडक्ट हुआ है वो आपने फिर जो है वो शो करना है। और उसके अलावा फिर जो मतलब I-140 जो पिटीशन होती है उसकी अप्रूवल जो है वो फिर आपने शो करनी होती है। एंड देन आपकी जो फैमिली की इन्फॉर्मेशन है वो फिर आपने शो करनी होती है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको ज़रूरत होगी फॉर वर्क वीज़ा एंड ग्रीन कार्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जब मैंने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो फिर मैं क्या यूएस से बाहर ट्रैवल कर सकता हूँ, या मेरा स्टेटस चेंज के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो मुझे यूएस से बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली जो लॉयर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप यूएस में रहें। और अगर आपकी जो B1 B2 की लिमिट पूरी हो चुकी है, अबाउट 6 मंथ होने वाले हैं, तो आप अपने लॉयर से सजेशन लें और उस हिसाब से ट्रैवल कर लें। दो क्वेश्चंस जो यहाँ पर जानना ज़रूरी हैं वो ये कि जब आप B1 B2 पर यहाँ पर आए यूएस और यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड है, तो क्या आपको यहाँ पर ओवर स्टे करना चाहिए। और सेकंड ये क्वेश्चन कि क्या आप यहाँ पर इलीगली जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में जो लॉयर हैं उनका क्या माइंडसेट है। तो आपको ओवरस्टे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एप्लीकेशन पर डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ेगा। और फिर जो जॉब है, अब यहाँ पर लोग एक्चुअली रियलिस्टिकली उन्होंने बताया कि जॉब कर रहे होते हैं, तो अंडर द टेबल कैश पेमेंट के थ्रू लोग जॉब करते हैं अनटिल वो पकड़े ना जाएं। तो इसमें रिस्क तो बिल्कुल इन्वॉल्व है, 100% रिस्क है। अगर आप पकड़े गए तो आप ये डिपोर्ट भी होंगे, आप पर बैन भी लग सकता है 10 से 20 साल का, और आपकी एप्लीकेशन तो बिल्कुल जाएगी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जी मेरे बारे में कि मुझे किस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। तो उनकी बातों से तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि मैं हर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ, जैसा कि H1B, और फिर उसके बाद L1 एंड फिर O1। अब O1 में पहले तो जब मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था तो वो मुझे ज़्यादातर रेकमेंड कर रहे थे L1 के बारे में, लेकिन मैंने जानबूझकर उनको O1 की तरफ अर्ज किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप O1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो पूरे हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसमें शो कर सकते हैं कि आप AI जो है उसके ऊपर, आपका लिनक्स के ऊपर काम अच्छा है, तो ये एक न्यू भी फील्ड है और इस बारे में फिर जो है आपका पोटेंशियल यहाँ पे अच्छा खासा शो हो जाएगा। लेकिन मुझे जो है उसके ऊपर O1 के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। H1B जो है उसके लिए डेफिनेटली कोटा सिस्टम है, तो जो बेस्ट सूटेबल जो मुझे उनकी डिस्कशन से लगा वो मेरे लिए था कि मैं पहले यहाँ पर आ जाऊँ L1 पर, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है मैं कोशिश करता रहूँ H1B पर, या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी की तरफ मैं मूव करूँ। तो ये थी उनकी रिकमेंडेशन। लेकिन मेरा इस विज़िट का जो पर्पस ये नहीं था कि मैं एक लॉयर हायर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि मैं उनकी सजेशंस लूँ और मुझे पता चले कि यहाँ पर जो प्रोसेस है स्टेटस चेंज करने का वो क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो तो मैं अपना नेक्स्ट विज़िट भी दोबारा प्लान कर सकता हूँ, और इसके अलावा उनसे फ़ोन पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकता हूँ, आपको बेस्ट आंसर यहाँ पर दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो अब मैं निकलता हूँ, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान।